Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are doing fine. Students, before we start our next chapter and we start our next lecture, that is the force of gravitation, and I would like to tell you that if you have not subscribed my channel, please subscribe it and like the videos. इस तरह करने से जो नई वीडियोस हैं वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाया करेंगी और आप लोग उनको देख सकते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, राइट? इट हैज़ डिफरेंट नेम्स लाइक द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये इसके डिफरेंट नाम हैं जो आप लोग इस चैप्टर में देखेंगे और हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये सारी एक ही चीज़ है, जो मैंने डिफरेंट नाम लिए हैं ये सारा एक ही चीज़ है। तो अगर आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो प्लैनेट्स हैं या जो हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें सन है, डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, वो जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं वो क्यों और किस तरह से एक ही सीक्वेंस में, एक ही पैटर्न में जो सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, या जो मून है वो क्यों जो है वो अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है और वो उस पर गिरता क्यों नहीं है, वो एक ही ऑर्बिट में क्यों रिवॉल्व करता रहता है। या अगर हम जनरल एग्जांपल देखते हैं तो आप लोगों ने क्या कभी नोट किया है कि अगर आप कोई चीज़ जो है वो हवा में उछालते हैं, यू थ्रो अ बॉल इनटू द एयर, व्हाई डजंट इट गो फर्दर, ये आगे ही क्यों नहीं चला जाता, ये कुछ हाइट पर जाने के बाद वापस ही क्यों आ जाता है? क्या आप लोगों ने कभी इन बातों पर गौर किया है कि इनकी रीज़न्स क्या हैं? तो हम इन्हीं बातों पर इस चैप्टर में गौर करेंगे कि ये इन सारी चीज़ों की रीज़न क्या है। तो बेसिकली क्या हुआ, अराउंड 1665 ये एक मिस्ट्री ही थी कि जो है वो प्लैनेट्स जो हैं वो किस तरह से सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और चीज़ें जो हैं वो जब भी अगर हम हवा में उछालते हैं तो वो वापस ज़मीन की तरफ आ जाते हैं। तो साइंटिस्ट जो थे वो इसी स्ट्रगल में थे, इन्हीं मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो ऐसा कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाए थे। तो फिर एन इवनिंग ऑफ 1665 आइज़ैक न्यूटन, आप लोगों के लिए नाम ये नया नहीं है, ठीक है। उसने क्या किया, ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, और एकदम से क्या हुआ कि एक जो एप्पल है उस ट्री पर से वो गिरा और वो सीधा ज़मीन पर गिरा। तो उसके ज़हन में एकदम से ये जो क्यूरी है ये आई कि हर चीज़ ज़मीन की तरफ ही क्यों गिरती है, ठीक है। हर तरफ ज़मीन, हर चीज़ जो है, हम कोई भी चीज़ आसमान की तरफ फेंकें या कोई भी चीज़ जो हैंगिंग है, जब वो टूटती है तो वो ज़मीन की तरफ ही क्यों गिरती है, वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाती, ठीक है। तो इस तरह ये इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए कि हर चीज़ जो है ज़मीन की तरफ ही क्यों गिरती है, तो आइडिया ऑफ ग्रेविटी फ्लैश्ड इनटू हिज माइंड। उस वक्त उसके जहन में ये आइडिया जो ग्रेविटी का था वो आया था, ठीक है। तो फिर उसने इसकी खोज करते करते उसने वो सारी मिस्ट्रीज़ जो पहले मिस्ट्रीज़ थी कि ये प्लैनेट्स वाली मिस्ट्री जो है, फिर जो मून वाली मिस्ट्री है दैट इट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, और फिर चीज़ें जो हैं वो ज़मीन की तरफ ही क्यों गिरती हैं, अगर हम कोई चीज़ आसमान पे जो है वो उछालते हैं तो वो ज़मीन ही की तरफ क्यों रहती है। ये सारी मिस्ट्री जो हैं वो इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने से ही सॉल्व हुई कि जब उसने एक एप्पल को ज़मीन पर गिरते देखा तो उसने उसको उस वक्त सोचा कि कोई ऐसी चीज़ है कि कोई भी चीज़ जो है वो ज़मीन की तरफ ही क्यों गिरती है, ठीक है। तो उस वक्त जो है उसने जो ग्रेविटी का आइडिया है सबसे पहले सर आइज़ैक न्यूटन के माइंड में ही आया, ठीक है। तो आहिस्ता इस पर काम करते करते ही डिस्कवर्ड नॉट ओनली द काज ऑफ फॉलिंग एप्पल बट ऑल्सो द काज दैट मेक्स द प्लैनेट्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन, द मून अराउंड द अर्थ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसी से रिलेटेड हैं, और ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये इस चैप्टर में जो हमने ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है, ये सारी चीज़ें या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड है और इसी में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों के ज़हन में ये बातें आ गई होंगी कि कुछ ना कुछ आइडिया मिल गया होगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं जो हमने देखी इनके पीछे बेसिकली क्या है, इनके पीछे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। अब हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को देखेंगे कि ये क्या होती है। न्यूटन ने जब एप्पल को ट्री से गिरते हुए देखा था तो उसकी जो
खोज में उसने जो फाइंडिंग की तो उसने ये फाइंड आउट किया कि ये जो फोर्स एप्पल को ज़मीन पर गिरा रही है ये वही फोर्स है जो कि मून को भी अपने ऑर्बिट में रख रही है और वो अर्थ के अराउंड में जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ये वही फोर्स है जो जिसके ज़रिए से जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सूरज के गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी मिस्ट्रीज़ आस्ता आस्ता उनकी सॉल्व होती चली गई। ही फर्दर कंक्लूडेड दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। इन्हीं मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करते करते उसने ये भी कंक्लूड किया कि जो भी यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे को अपनी तरफ जो है वो खींच रही हैं। देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एवरी ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। तो वो उसने इस फोर्स को, जिससे एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, उसने इस फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहा। तो हमने देखा कि न्यूटन ने क्या कहा कि फोर्स ऑफ जो ग्रेविटेशन है वो क्या है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज़ द फोर्स विद विच एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। तो उसने उसको क्या कहा, उसने उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहा। देन ही डिफाइंड दिस फोर्स एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस फोर्स एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, I have drawn a diagram for you। there is one body with the mass m1 and there is another body with mass m2 and we can see from here d is the distance between their centers। both the bodies are attracting each other। ये दोनों बॉडीज़ जो हैं वो जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो ये जिस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं ये फोर्स जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहलाती है। हमने इस डेफिनेशन को तो देखा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होगी बिटवीन द टू बॉडीज़, जिसमें से एक बॉडी का मास m1 है और दूसरी बॉडी जो है उसका मास m2 है एंड दीज टू बॉडीज़ आर डिस्टेंट अपार्ट विद द डिस्टेंस d फ्रॉम देयर सेंटर्स। तो इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी दैट फोर्स जो है वो उसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे। हमने यहाँ पर कहा कि द फोर्स विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, मीन्स के जो फोर्स होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, मीन्स m1 एंड m2 एंड m1 जो है वो अब इनका प्रोडक्ट जो है ये फोर्स जो है ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। देन इट आल्सो सेज दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर मैसेज। तो उसके मुताबिक फिर डेफिनेशन के मुताबिक देन f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। वी मैथमेटिकली राइट इट लाइक दिस। तो फिर मैथमेटिकली ही हम देखते हैं इसको, हम जब दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं व्हाट वी गेट f इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर d स्क्वायर, राइट। तो जब भी हम प्रोपोर्शनल के साइन को रिप्लेस करते हैं वी पुट अ कांस्टेंट वैल्यू ओवर हेयर। तो हमने जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की, तो यहाँ पर वी राइट इट एज f इज़ इक्वल टू कांस्टेंट m1 m2 ओवर d स्क्वायर। बट ये जो कांस्टेंट है वी हैव टू रिप्लेस इट विद आ कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की, तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस करेंगे एक कांस्टेंट से विच इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, एंड वी राइट इट एज g। तो हम इसको लिखेंगे f इज़ इक्वल टू g m1 m2 ओवर d स्क्वायर। तो यहाँ पर जो g है दैट इज़ कॉल्ड दी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और जो इसकी वैल्यू है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है दैट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स
इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। और SI यूनिट्स में जो इसकी वैल्यू है दैट इज़ G इज़ इक्वल टू 6.673 इंटू 10 पावर इज़ -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है, इसकी SI यूनिट्स में ये इसकी वैल्यू है। एंड दिस G इज़ कॉल्ड दी यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। और इसकी जो SI वैल्यू है दैट इज़ 6.673 इंटू 10 पावर इज़ -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये जो वैल्यू है दैट इज़ वेरी स्मॉल, ये बहुत ही कम वैल्यू है, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडीज़ जो है वो इग्नोरेबल या निगलेक्टेबल होती है, उसको हम फील नहीं कर सकते। लेकिन ये एक बात तो फिर भी हमारे जहन में आती है या क्वेश्चन हमारे जहन में अराइज़ होता है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है हर बॉडीज़ के दरमियान में, कोई भी जो बॉडीज़ यूनिवर्स के अंदर हैं उनके दरमियान में फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, तो फिर ये फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के बावजूद वो बॉडीज़ जो हैं वो आपस में कोलैप्स क्यों नहीं करती, वो आपस में टकराती क्यों नहीं है? ठीक है, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ कोलैप्स होना चाहिए, टकराना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? ठीक है, तो इस चीज़ को अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता। तो ये हम इस चीज़ को हम किस चीज़ से प्रूव कर सकते हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि जो चीज़ें हैं वो आपस में कोलैप्स या टकरा नहीं रही। तो ये क्यों नहीं हो रहा? तो ये हम न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसको हम यूज़ करके हम इस चीज़ को देखेंगे कि ये ऐसा क्यों नहीं होता। इस फार्मूला के ज़रिए से हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? इस फार्मूला के ज़रिए से हम जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है बिटवीन टू बॉडीज़ जो है जिनके सेंटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है दैट इज़ d², उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये हम इस फार्मूला के ज़रिए से वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो G की वैल्यू, इसी फार्मूला से हम G की वैल्यू भी ड्राइव कर सकते हैं कि G देन अगर हम इसी फार्मूला को मैनिपुलेट करते हैं तो वी गेट G इज़ इक्वल टू F d² ओवर m1 m2। तो जब इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है, किसी भी दो बॉडीज़ के लिहाज से, तो फिर जो वैल्यू G की हम देखते हैं वो हमारे पास ये वैल्यू जो है ये हमें हासिल होती है विच इज़ वेरी नेग्लिजिबल। किसी भी दो बॉडीज़ के लिए ये वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल है और वो बॉडीज़ जो हैं वो अट्रैक्ट तो करती हैं लेकिन जिस मैग्नीट्यूड से वो अट्रैक्ट कर रही हैं एक दूसरे को वो बहुत ही कम है। इस वजह से हम उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको फील नहीं कर पाते। लेकिन हमने जो बात की कि फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, तो फिर ये फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेशक कम है लेकिन तो बॉडीज़ जो हैं वो फिर भी एक दूसरे के साथ कोलैप्स होनी चाहिए। तो वो कोलैप्स क्यों नहीं होती? तो इसको हम किसके ज़रिए से देखेंगे? इसको हम न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ज़रिए से देखेंगे। वहाँ पर अगर आप लोगों को याद हो व्हाट वी हैड, उसमें हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज़ F इज़ इक्वल टू ma। अब यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है a, तो a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। ऐसे ही है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन क्या शो करता है कि जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उस ऑब्जेक्ट के अंदर उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो इसी फार्मूला में हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, के मास जो है वो जितना कम होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इन्वर्स रिलेशन में है, तो मास जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। या हम कह सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन कम है तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ बिगर इन साइज़। तो ये इन्वर्सली रिलेशनल जो रिलेशन है वो इस तरह से काम करता है कि एक चीज़ अगर ज़्यादा है तो दूसरी कम है, या पहली वाली है वो अगर कम ज़्यादा है तो दूसरी वाली जो है वो कम होगी। आप लोगों को जो सेकंड जो कंडीशन ऑफ जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो तो आप लोगों को याद होगी और ये रिलेशन मैंने वहीं से ड्राइव किए हैं। आप लोगों को अगर याद है तो इसको, अगर नहीं याद तो आप इसको दोबारा देख लीजिएगा कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
टू द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हम बात कर रहे हैं कि जो एप्पल है जब वो ट्री से टूटता है और वो अर्थ की तरफ आता है, ज़मीन की तरफ गिरता है, तो वो ज़मीन की तरफ ही क्यों गिरता है, ज़मीन उसकी तरफ क्यों नहीं गिरती। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली इस रिलेशन के ज़रिए से उस चीज़ को देखेंगे कि यहाँ पर जो मास है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर दोनों फोर्सेस के जब जो एप्पल है वो कितनी फोर्स लगा रहा है अर्थ के ऊपर, और जो अर्थ है वो कितनी फोर्स लगा रही है एप्पल के ऊपर, और फिर एप्पल ही क्यों अर्थ की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होता है, उसकी तरफ गिरता है, अर्थ जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होती, हम इन रिलेशन से उस चीज़ को देखेंगे। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि जो अर्थ है, ये मैंने अर्थ के लिए ड्रॉ किया है विच इज़ रिप्रेजेंटिंग अर्थ, एंड दिस इज़ एप्पल विच इज़ दी। अब हमने इसको अपने जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला है उसके तनाज़र में भी इसको देखना है। तो हमने कहा कि ये मास 1 है, ये मास 2 है विच इज़ एप्पल, ये अर्थ है विच इज़ बिगर इन साइज़, एंड दिस इज़ एप्पल विच इज़ स्मॉलर इन साइज़। तो जो अर्थ है, अब ये फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन एप्पल, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ जो है वो इस एप्पल पर एग्जर्ट करेगी, अब हम उसको एक जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसके तनाज़र में देखेंगे कि यहाँ पर ये किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, हमने यहाँ पे देखा कि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी एप्पल के अंदर, ठीक है, जो एप्पल के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि A इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, और m1 इज़ रिप्रेजेंटिंग द मास ऑफ एप्पल, राइट। तो मास ऑफ एप्पल यहाँ पर क्या है, मास ऑफ एप्पल इज़ वेरी स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू द मास ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर इसका ऑब्वियसली अगर यहाँ पर मास बहुत थोड़ा है, मास बहुत छोटा है, तो फिर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी दैट विल बी मच मोर। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है एप्पल के अंदर, जिस एक्सेलरेशन से एप्पल जो है वो मूव करेगा टुवर्ड्स द अर्थ, दैट विल बी मच मोर। ऑन द अदर हैंड, जब हम बात करते हैं कि जब जो एप्पल है वो कितनी जो फोर्स प्रोड्यूस होगी, वो किस फोर्स से अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके लिए भी हम यही जो है रिलेशन उसको देख रहे हैं। यहाँ पर जो m है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द मास ऑफ अर्थ। अब यहाँ पर जो मास है दैट इज़ वेरी लार्ज इन साइज़ एज़ कम्पेयर टू दिस एप्पल। तो मास ऑफ अर्थ इज़ वेरी वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू एप्पल। तो मास ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो एज बोथ आर इन इनवर्स रिलेशन, तो जो मास ऑफ अर्थ है दैट इज़ वेरी लार्ज, तो फिर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अर्थ के अंदर दैट विल बी वेरी स्मॉल। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर जो मास है वो बहुत छोटा है, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ दैट विल बी वेरी लार्ज इन मैग्नीट्यूड। इसी तरह से जो दूसरा रिलेशन है कि जो इस केस में फोर्स प्रोड्यूस होगी दैट विल बी द फोर्स विच विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थ टू अट्रैक्ट दिस स्मॉल मास ऑफ एप्पल, दैट विल बी लार्जर इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो एक्सेलरेशन, जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा उतनी ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर एप्पल के अंदर एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस लिहाज से फिर फोर्स भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहाँ पर मास बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दिस एप्पल, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो बहुत थोड़ा प्रोड्यूस होगा। तो उसी लिहाज से एज़ द एक्सेलरेशन इज़ वेरी स्मॉल, तो जो उस लिहाज से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी with which the apple will attract the earth that will be very small in magnitude। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इस रिलेशन से हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो एप्पल है वो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अर्थ को अट्रैक्ट करेगा दैट विल बी वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड, और इसी तरह से जो अर्थ है हैविंग वेरी लार्ज मास, वो जिस फोर्स से एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी वो बहुत ज़्यादा होगा। इसी वजह से जो एप्पल है वो ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होता है, ना कि ज़मीन जो है वो एप्पल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। नो डाउट जो एप्पल है वो भी उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, लेकिन क्योंकि मैसेज का डिफरेंस है
तो जो ऑब्जेक्ट विल बी हैविंग लार्जर मास विल बी अट्रैक्टिंग द अदर बॉडी विद ग्रेटर मैग्नीट्यूड, और जो ऑब्जेक्ट है विद स्मॉलर मास वो दूसरे ऑब्जेक्ट को बहुत कम मैग्नीट्यूड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उसको अट्रैक्ट करेगा। आई होप कि आप लोगों को ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का जो टॉपिक है ये क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया होगा आप लोगों ने।